प्यारे बच्चे, आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आइए आज हम कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में पहला अध्याय हमारा इतिहास का है। इतिहास का पहले अध्याय का नाम है भारत और विश्व। हम यहाँ पर भारत और विश्व की बात करेंगे। आपने कक्षा 6ठी में प्राचीन भारत के इतिहास तथा संस्कृति का अध्ययन किया होगा। अब हम करेंगे इसमें मध्यकाल के इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्यतः इतिहास के अध्ययन को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन यानी उससे बहुत पुराना, मध्यकाल यानी बीच का, आधुनिक जो चल रहा है काल में विभाजित किया गया है। इस बात को जानना बहुत आवश्यक है कि किसी भी देश या स्थान विशेष में मानव सभ्यता का विकास की जो प्रक्रिया चलती रही, अब वह जब उसमें आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो पूर्व की स्थिति को बदल देते हैं, जो पहले की स्थिति को है उसको बिल्कुल बदल देते हैं, तब नए काल का आरंभ माना जाता। हम छोटी से संक्षेप में कहें तो इतिहास तीन कालों में विभाजित किया गया था। मानव की प्रगति परिवर्तन की सीढ़ियों का सोपान है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विश्व के सभी स्थानों पर परिवर्तन एक ही समय पर नहीं किए जा सकते, अलग अलग है। भारत में मध्यकाल का आरंभ 8वीं से शताब्दी से माना जाता है, जबकि यूरोप के देशों में मध्यकाल का आरंभ 5वीं शताब्दी से माना जाता है। यानी एक समय हर जगह एक साथ परिवर्तन नहीं हुए। भारत के मध्यकाल को पुनः हमने 2 भागों में विभाजित किया। पहला है पूर्व मध्यकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल जो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था। दूसरा है उत्तर मध्यकाल जो 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक था। मध्यकाल भारत का इतिहास की प्राचीन भारत इतिहास के अनेक प्रकार से भिन्न था, क्योंकि मध्यकाल के आरंभ में भारतीयों का संपर्क अन्य धार्मिक मतों के अनुयायियों से हुआ है, जिसके संपर्क परिणाम स्वरूप कुछ परिवर्तन आए हैं। वर्तमान काल में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं का विकास इसी काल में हुआ और भिन्न प्रकार के वस्त्र, खाद्यान्न लोकप्रिय हुए। इस संबंध में हमारा ज्ञान अधिक है, क्योंकि ऐसे अनेक साधन व स्रोत उपलब्ध थे जो हमें तात्कालिक इतिहास की स्पष्ट और सही जानकारी दे सके। अब हम जानेंगे मध्यकाल के साहित्यिक स्रोत, यानी हमें मध्यकाल को किस प्रकार जाना। आपको स्मरण होगा, ज्ञात होगा पहले कि प्राचीन काल के इतिहास जानने के 2 स्रोत थे। हमने ये पढ़ चुके थे पहले, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। ठीक ऐसे ही साधन हमें मध्यकाल के इतिहास को जानने में सहायता देते हैं। पूर्व मध्यकाल साहित्यिक साधनों के रूप में ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, पुरातात्विक अभिलेख, ताम्रपत्र, सिक्के, इनसे हमको इसकी सारी जानकारी मिलती है। 13वीं शताब्दी से कागज का उपयोग होने लगा था। कब से होने लगा? रिमेम्बर, 13वीं शताब्दी से यहाँ पर कागज का उपयोग होने लगा, क्योंकि इससे पहले कागज का उपयोग नहीं था। जो अपनी बातें थी वो ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र पर लिखी जाती थी। 13वीं शताब्दी से कागज का उपयोग शुरू हो गया। उन पर लिखी जानकारी, जैसे तात्कालिक शासकों के जीवन वृत्तांत, विभिन्न कार्य उन्होंने किस प्रकार का किया, उसका विस्तार और प्रमाणिक स्रोतों के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। इस काल में तुर्क आक्रमणों के साथ ही कुछ विदेशी लेखक भी हमारे यहाँ पर आए, जिन्होंने सुल्तान और मुगल साम्राज्य के विषय में विवरण और विस्तार से लेखन किया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने प्रमुख 15वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत के अधिकांश भागों में किसका शासन हो गया? मुगलों का शासन रहा। कुछ मुगल शासकों ने अपने जीवन शासन में जो घटनाओं के विषय में अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी। कुछ अन्य लेखकों ने भी अपने शासकों के विषय में लिखी, जैसे बाबरनामा, हुमायूंनामा। बाबरनामे में पूरी बाबर की आत्मकथा थी, हुमायूंनामे में पूरी हुमायूं की आत्मकथा थी। अकबरनामा, तुर्के जहांगीर, बादशाहनामा इत्यादि प्रमुख ग्रंथ जो थे। तात्कालिक शाही फरमान तथा शाही पत्राचार पर मध्यकाल महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माने गए थे। आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार स्थानीय शासकों के दरबारी लेखकों और अन्य साहित्यकारों ने भी कुछ ग्रंथ लिखे, जो तात्कालिक स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विभिन्न पक्षों की जानकारी हमें आसानी से उपलब्ध करा सकते थे। इन ग्रंथों में कथा, वृत्त कथा, पृथ्वीराज रासो, रास्तरंगी आदि थे। साहित्य के अतिरिक्त संपूर्ण देश में विभिन्न भागों में मंदिर, मस्जिद, मकबरे, भव्य भवन बनाए गए, जो मध्यकाल के पुरातात्विक साधनों के रूप में उस काल की कला, स्थापित कला की प्रगति को दर्शाते हैं। कुछ सिक्के, चित्र, अभिलेख भी इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी हमें देते हैं। जैसे हम यहाँ पर मध्यकाल के कुछ सिक्के देख रहे हैं, आप बुक में देखिएगा, इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। अब हम जानते हैं पूर्व मध्यकाल के आरंभ
आरंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति यानी हमारी राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। पूर्व मध्यकाल के आरंभ में भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिनमें राज्य विस्तार के लिए परस्पर संघर्ष यानी लड़ाइयां चलती रही। दक्षिण भारत में भी अनेक राज्यों का अस्तित्व सामने आया जिसमें सबसे शक्तिशाली थे चोल राज्य था। आरंभ में इन राज्यों ने कौरवमंडल तट व मद्रास चेन्नई तक थे। बाद में उन्होंने 9वीं शताब्दी में चोल नरेशों ने पांड्य राजाओं से तंजौर जीतकर उसे अपनी राजधानी बना लिया। जो राजा जिसको जीतते थे जिस राज्य को वो अपने उसकी को राजधानी बनाते चले गए और अपने राज्यों का विस्तार करते चले गए। चोल राजाओं ने व्यवस्था शासन प्रबंधन के लिए साम्राज्य के विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर दिया यानी अलग अलग उनकी प्रशासन की व्यवस्था उनकी बहुत बढ़िया थी। उन्होंने अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अलग अलग विभाजन कर दिया गया। आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ थी तथा साहित्य और स्थापित कला को संरक्षण दिया गया। उनकी आंतरिक शक्ति भी बहुत बढ़िया थी। जो चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने सन 1025 तक द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस अभियान में किसी भी भारतीय शासक द्वारा पहले समुद्र पार अभियान चलाया था। पहला जो समुद्र पार यानी यहाँ से समुद्र पार ये गए थे ये पहला शासक था। कौन था? राजेंद्र प्रथम। चोल राज्यों के व्यापारिक संबंध चीन तथा दक्षिण एशिया के अन्य देशों से भी थे। हमारे संबंध प्राचीन से ही विदेशों से रहे और बहुत अच्छे रहे। अब हम पढ़ेंगे यूरोप में मध्यकाल। 5वीं शताब्दी में यूरोप में शक्तिशाली रोम साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया यानी अंत इसका शुरू हो गया। अनेक स्थानों पर छोटे छोटे प्रादेशिक सत्ताओं का उदय हुआ यानी छोटे छोटे शासकों ने अपने अपने राज्यों का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। ये छोटे छोटे शासक अपनी सत्ता स्थिर रखने के लिए जिन लोगों से सैनिक सहायता लेते थे उन्हें वेतन के बदले जमीन का एक टुकड़ा देते थे। क्योंकि उस समय हमारे यहाँ मुद्रा का इतना चलन नहीं था। लैटिन भाषा में जमीन के इस टुकड़े को कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी जमीन को प्राप्त करता सामंत कहलाने लगे थे। जो केवल उसकी सत्ता होती थी सामंत कहलाने लगे और एक नवीन व्यवस्था लागू कर दी गई। सामंतवादी व्यवस्था अस्तित्व में आई। सामंत लोग अपने ही भूप्रदेश को सुरक्षित प्रबंध रखते थे। वे छोटे छोटे किलों में रहते थे जिन्हें गढ़ कहा जाता था। सामंत के भूप्रदेशों के किसान और श्रमिकों पर स्वामी की निरंकुश सत्ता रहती थी। सामंत विलासतापूर्ण जीवन जीते थे और किसानों और गरीबों पर अत्याचार करते थे। किसान वंशगत दास बने रहते थे। आप वंशगत दास का मतलब जानते हैं बच्चों? वंशगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के गुलाम बने रहते थे। तात्कालिक व्यापारिक समाज में भूदासों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। वे सामंतों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे और उनकी दयनीय जीवन जीने के लिए विवश थे। क्योंकि वो बहुत बड़े रूप में थे, उनके खिलाफ वो आवाज नहीं उठा पा रहे थे और वो उन्हीं के आश्रय में रहकर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए विवश थे। बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप इसे घर पे रहकर पढ़िए और इसमें कुछ गलती हो तो क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत।